आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ाई करेंगे। ठीक, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अपने आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन सीरीज क्लास 9th में 2 चैप्टर बचा हुआ था। मतलब बेसिकली एक तो साउंड पूरा का पूरा चैप्टर बचा हुआ है और थ्रस्ट एंड प्रेशर ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है, एक्सटेंडेड है, तो इसको अलग से ही हम लोग कवर करते हैं। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर एक ये बचा हुआ था आज। तो इस वीडियो में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर कंप्लीट कर लेंगे और अगला जो साउंड का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक, तो अपना 9th क्लास का जेईई नीट फाउंडेशन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या चाहते हो वो कमेंट्स में बताओ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ लाइव सेशंस ले जिसमें आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करें। ठीक, तो आगे अगर आप लाइव डाउट सेशंस चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि चाहिए, तो उससे मुझे कुछ आइडिया मिलेगा कितने लोगों को चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें प्लान करेंगे। ठीक, और आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है कि बुक आ रहा है आपके लिए जेईई नीट फाउंडेशन सीरीज का क्लास 10th के लिए। आप जब नेक्स्ट सेशन में क्लास 10th में जाइएगा तो आपके लिए एक बुक अवेलेबल होगा। अब ये बुक बाकी के बुक जो जेईई नीट फाउंडेशन सीरीज मार्केट में है उससे अलग क्या है, इस खास क्या है इस बुक में। तो इसमें जितने भी आपको प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जैसे इसमें आपको पहले तो आपको थियरी मिल जाएगा, एकदम प्रिसाइज थियरी, मतलब जो क्रीम चीज़ें है वही, फालतू का कुछ भी नहीं, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें आपको थियरी के रूप में दिया गया है। ठीक, थियरी के साथ साथ आपको एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे मिलेंगे। तो एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल का क्यूआर कोड दिया हुआ है ताकि आप डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देख पाएँ। और ये सभी एग्जाम्पल की है, ऐसा नहीं कि जो मतलब हार्ड एग्जाम्पल है उसी के लिए और जो ईजी है उसके लिए नहीं। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी के लिए क्यूआर कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक, सिर्फ रिटन सॉल्यूशन ही नहीं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक को भी लेवल में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल में क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। जेईई और नीट के, इसमें आपको जेईई और नीट के PYQs मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर एक्चुअल जेईई में जो क्वेश्चंस आया हुआ है वही क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मतलब और भी कुछ क्वेश्चंस है पर इसमें PYQs के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे इस चैप्टर के। तो आप अभी से क्लास 9th और 10th से जेईई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का क्यूआर कोड के साथ अगेन डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। जितने भी ये क्वेश्चन बैंक थे, क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चंस का क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट है उसका एकदम डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक अपने आप में एक पूरा का पूरा जेईई नीट फाउंडेशन का कोर्स ही है। ठीक, इसमें आपको थियरी भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है। तो ऑल इन वन बुक है, सेल्फ बुक इसको बोल सकते हो। आपको खुद के लिए कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है। जितने भी थियरी दिए गए हैं काफ़ी आसान लैंग्वेज में दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। जितने भी फार्मूला है उसको बॉक्स में घेर घेर के दिया गया है ताकि आपको फार्मूला टिक मार्क करते समय, फार्मूला याद करते समय प्रॉब्लम ना हो, आपको ध्यान में रहे अच्छा ये फार्मूला है। तो जितने भी फार्मूले हैं इनमें, उन सभी फार्मूले को बॉक्स में कर करके दिया गया है। ये अगर दिख पा रहा हो तो, कैमरा काफ़ी दूर है तो शायद फोकस ना हो पाए। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को मतलब बॉक्स में कर करके दिया गया है ताकि आपको ध्यान में रहे। और काफ़ी मतलब ढंग से तैयार किया गया है, बहुत एफर्ट्स लगा है इसमें, बहुत मेहनत लगा हुआ है। तो आई होप कि चीज़ें आपको ये पसंद आएगी। जब नेक्स्ट आप सेशन में, जब अगले साल क्लास 10th में जाइएगा, तुरंत ही जाने ही वाले हैं, तो आपके लिए ये बुक अवेलेबल होगा अमेजन या फ्लिपकार्ट पे या फिर दोनों पे ही। देखते हैं इसको कहाँ पे पब्लिश, अभी ये मार्केट में नहीं है, अभी जस्ट पब्लिश होके आया हुआ है मेरे पास फर्स्ट प्रिंट। इसको फाइनल प्रिंट करके हम मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। आप जब जाइएगा तो आपके लिए अवेलेबल होगा ये चीज़ें। तो काफ़ी हेल्पफुल बुक होने वाला है आपके लिए। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा वो देखेंगे इसके बुक पे। जो भी आपका सजेशंस है, फीडबैक है अभी कि आप और क्या चाहते हो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जितनी भी चीज़ें चाहते हो नेक्स्ट सेशन में हम उस चीज़ों को प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस था जो कि आपको देना था। तो अपना अब चैप्टर जो है थ्रस्ट एंड प्रेशर वो शुरू करते हैं। ठीक, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, फ्लोटेशन का जो कंडीशन था कि बॉडी फ्लोट कब करता है। ठीक, तो यही सब चीज़ें जो थी वो पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक, तो शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक डेंसिटी से, कि डेंसिटी क्या होता है।
ठीक। तो डेंसिटी बहुत लोगों को पता भी होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी क्या, आप डेफिनेशन लिखे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। डेंसिटी को यूजुअली रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को एम से और वॉल्यूम को वी से। तो डेंसिटी का शॉर्टकट में ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, डेंसिटी क्या है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, कुछ कुछ डेंसिटी कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो कि हमें याद ही रखना है, जैसे वाटर काफ़ी फेमस है इस चैप्टर में, मतलब हीरो है पूरा अपना, तो उसका जो डेंसिटी है उसका याद ही रखेंगे। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर डेंसिटी वाटर का डेंसिटी होता है क्या है, क्वेश्चन में देता भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो मान के चलता है कि आपको याद ही होगा, ये काफ़ी फेमस है। तो फेमस लोगों के बारे में मतलब चीज़ें याद ही रखते हैं। तो ये हम डेंसिटी एक जो बस यही है एक इम्पॉर्टेंट कि मतलब इसका डेंसिटी हम याद ही रखेंगे। बाकी तो आयरन, मरकरी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ठीक है उसका देता है यूजुअली, ये कभी कभी मिस कर देता है, तो ये हम डेंसिटी याद रखेंगे। ठीक, कि मतलब वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी इजकल टू क्या, मास बाई वॉल्यूम। अब यहीं से कभी कभी हमें मास भी कैलकुलेट करना होता है, तो इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा मेकअप करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी हम बहुत बार आगे यूज करने वाले हैं। तो या तो डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, या फिर मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें मास मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। मास इजकल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही है, बस ये कुछ एक खास तरह का फोर्स है। ये उस तरह का फोर्स है कि जब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक, तो थ्रस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये फोर्स है, तो द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक, तो परपेंडिकुलर फोर्स वो जो होता है सिर्फ वही, जैसे कि अगर फोर्स ऐसे लगे तो ये फोर्स थ्रस्ट नहीं कहलाएगा, इस फोर्स का वो पार्ट जो कि परपेंडिकुलरली लग रहा है वो थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक, तो थ्रस्ट का होता है जब हम किसी को परपेंडिकुलर सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, मतलब ये सरफेस है उस पर हम परपेंडिकुलर अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स को ही थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, बस वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर कोई बोले कि थ्रस्ट 10 न्यूटन का लग रहा है, जैसे थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, तो थ्रस्ट को मेजर कैसे करेंगे, यूनिट क्या होगा इसका, इसका भी वही होगा जो फोर्स का यूनिट होता है। यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा, वही होगा जो प्रेशर का फोर्स का होता है, न्यूटन। ठीक, तो अगर कोई बोल रहा है कि अगर थ्रस्ट 10 न्यूटन का लग रहा है लेट से, उसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 न्यूटन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये खास बात होती है थ्रस्ट का कि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे प्रेशर को अगर हमें सिर्फ डिफाइन करना हो एक लाइन में कि क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। पर ये जो फोर्स है वो फोर्स भी खास तरह का फोर्स होता है, वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है,
वही फोर्स इसमें हम लेते हैं। तो अगर लेट से ये सरफेस है तो इस सरफेस पे जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, कैसा भी फोर्स नहीं, जो परपेंडिकुलर फोर्स, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक, वो प्रेशर कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसको एक खास नाम देते हैं, क्या, थ्रस्ट। इसीलिए हमने पहले वो पढ़ा, थ्रस्ट। तो हम प्रेशर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, क्योंकि थ्रस्ट जब हम बोल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला है, और प्रेशर में हम फोर्स कौन सा लेते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, ठीक। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऐसे डिफाइन करें कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, एक तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक क्या कैसे कि सिंपल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया वो भी प्रेशर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। तो प्रेशर का अगर फॉर्मूला लिखें तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक। प्रेशर को यूजुअली P से रिप्रेजेंट किया जाता है, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है तो F से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला शॉर्टकट में अगर लिखे तो ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक। यूनिट क्या होगा प्रेशर का, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। या फिर इसको प्रेशर का यूनिट एक और यूनिट होता है पास्कल। ये साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने प्रेशर की खोज की, मतलब डिस्कवरी की फर्स्ट टाइम, उनके सम्मान में ये बोला जाता है पास्कल। इसको शॉर्ट में PA से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का यूनिट है। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं, सिंपल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये प्रेशर का यूनिट हो जाता है, ठीक। तो प्रेशर यही था, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक तरह का ऐसा, मतलब आपने पहले भी देख सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। तो फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप जो हो वो फिक्स ना हो, ठीक, और उसमें फ्लो करने की एबिलिटी हो, वो फ्लो कर पाए, बह पाए। तो वैसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड को डिफाइन कैसे करते हैं कि अ सब्सटेंस या फिर एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, हैज नो फिक्स्ड shape and has ability to flow is called fluid। तो ऐसे लिख सकते हैं, a substance which does not have fixed shape and has ability to flow is called fluid। जैसे कि क्या, फ्लूइड में क्या क्या आएगा, लिक्विड और गैस। जितने भी लिक्विड होते हैं और जितने भी गैस होते हैं उनको कंबाइनली हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड बेसिकली होता क्या है, ऑल लिक्विड प्लस गैस। जितने भी लिक्विड और जितने भी गैस होते हैं उनको कंबाइनली हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। क्योंकि इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जिस भी बर्तन में डाल दो, जिस भी कंटेनर में डाल दो, वैसा शेप ले लेंगे और वो फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक। ये सब जितने भी लिक्विड है, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, फ्लूइड है, ठीक।
तो इसमें हम फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए पहले समझ लें कि फ्लूइड होता क्या है, ठीक, मतलब फ्लूइड बोलते किसको है। अब देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, ठीक। तो होता क्या है कि जब भी जैसे कि लेट से किसी कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, ऐसे ऐसे इसको काम करते हैं, लेट से ऐसे ये कोई लिक्विड है, ठीक, ये सब कुछ लिक्विड लेट से भरा हुआ है। जब आप इस कंटेनर के अंदर जाइएगा तो होगा क्या कि ये एक तरह का आपको प्रेशर फील होगा कि मतलब ये जो लिक्विड है आपके ऊपर दबाव बना रहा है, ठीक। तो ये लिक्विड जो होते हैं या फिर जो फ्लूइड होते हैं वो एक्चुअल में वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो जब हम फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ प्रेशर फील होगा, ठीक। तो उसी को बोलते हैं, उसी प्रेशर को बोलते हैं कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड और प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड या फिर प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक। इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे हम देखने वाले हैं, ठीक। तो अभी मतलब यही कि जब भी हम लिक्विड के अंदर जाते हैं तो क्या हमें प्रेशर फील होता है, ठीक। अब ये प्रेशर क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो देखेंगे आगे, ठीक। और उस प्रेशर को आप अगर गौर से देखिएगा तो मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, मतलब नीचे जाएंगे, वैसे वैसे हमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा कि मतलब प्रेशर की जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आगे इसमें एक चीज़ और देख ही लेते हैं अभी कि इसको थोड़ा सिंपल फोटो बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि इसके नीचे जितने भी है वो सब फ्लूइड है, ठीक, मन की आंखों से। तो जब भी हम फ्लूइड के अंदर जाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रेशर फील होगा। वो प्रेशर क्यों फील होता है अगर वो देखा जाए, मतलब सोचा जाए कि प्रेशर आखिर हमें फील ही क्यों हो रहा है, ठीक। तो होगा क्या, जैसे कि लेट से अगर मैं फ्लूइड के अंदर एक एरिया कंसीडर करूं, ये वाला एरिया, एक एरिया कंसीडर कर रहा हूं, तो इस एरिया पे इस फ्लूइड मतलब एरिया के ऊपर जितने भी ये फ्लूइड है, एरिया के ऊपर ये सब फ्लूइड होगा। तो लिक्विड अगर ये है तो सारा लिक्विड होगा, लेट से वाटर है तो वाटर होगा। तो इस वाटर का कुछ वेट होगा, ठीक। और एक तरह से देखा जाए तो वो वेट जो है वो फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे, जो भी हमने सरफेस मान रखा है। तो अगर किसी सरफेस पे फोर्स लग रहा है तो उस पर प्रेशर फील होगा, ठीक। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि ये एरिया है और एरिया इस पे जो ऊपर इसके लिक्विड है, उस लिक्विड का कुछ वेट होगा, उसके वेट की वजह से इस सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से इस सरफेस पे जो भी हमने सरफेस ले रखा है वहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, ठीक। अब लेट से हमें ये कैलकुलेट करना होगा उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर कितना प्रेशर वहाँ पे लग रहा होगा। तो लेट से एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक। लेट से हम बोल देते हैं कि यहाँ पे हमने एक एरिया कंसीडर किया, ठीक। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इसके ऊपर जितने भी लिक्विड हैं, ये जो कॉलम है लिक्विड का, उस लिक्विड का जितना भी वेट होगा उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। उसका जो भी वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है। वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, जहाँ पे एम क्या मास और जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कभी कभी 9.8 भी लेते हैं और सिंप्लिसिटी के लिए 10 भी लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। वेट को यूजुअली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो वेट का फॉर्मूला होता है क्या, एम इंटू जी, एम का मास, ठीक। अगर कैपिटल में लिखें तो कैपिटल एम इंटू जी, ठीक। ये वेट का फॉर्मूला होता है। तो जो भी इस लिक्विड का वेट होगा उसकी वजह से इस पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक।
तो पहले तो लेट से हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड का वेट कैलकुलेट करते हैं कि ये जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का वेट कितना होगा। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें दिख रहा है कि पहले हमें मास कैलकुलेट करना होगा, और मास का फॉर्मूला क्या होता है हमने देख रखा है पहले, इसलिए मैं वहाँ पे बोला था कि ये यूज होता है। मास इजकल टू क्या होता है, जैसे एम इजकल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमने देखा था डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये जो लिक्विड है उस लिक्विड का हम मान लेते हैं कि जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक, और वॉल्यूम क्या होगा, इस वाले पार्ट का टोटल वॉल्यूम, ठीक। तो ये जो एरिया है उसको हम मान लेते हैं कि लेट से ये जो नीचे वाला एरिया है वो ए है और ये जो हाइट है वो एच है। तो ये जो भी लिक्विड कॉलम है उस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो ए इंटू एच। तो यहाँ पे जो मास होगा वो क्या, डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या, एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच, ये क्या होगा, एम के बराबर। तो ये तो हो गया मास ऑफ दिस लिक्विड। तो वेट ऑफ दिस लिक्विड क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड एम जी, ठीक। तो रो ए एच इंटू जी, रो ए एच जो है मास, ये हो गया वेट। अब फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को लेट से पी से रिप्रेजेंट करें तो क्या, थ्रस्ट बाई एरिया। और थ्रस्ट जो है यहाँ पे वो थ्रस्ट किसके बराबर है, वेट के बराबर है। जितना वेट होगा उतना ही उस पर फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये जो थ्रस्ट है वो इसी के बराबर है, मतलब थ्रस्ट जो है वो वेट ऑफ लिक्विड के बराबर ही है, तो दैट डिवाइडेड बाई एरिया। और वेट ऑफ द लिक्विड कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया, रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया ए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, ठीक। ये ध्यान देंगे प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी ये रो से, ये डेंसिटी है। एरिया से एरिया ये कैंसिल होगा, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, रो जी एच, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अपने को प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। तो यही होता है फॉर्मूला प्रेशर का, प्रेशर इन द फ्लूइड एट अ डेप्थ एच। एच क्या है, डेप्थ, कितना नीचे हम सरफेस के कितना नीचे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो वो डेप्थ, तो किसी अगर हम एच डेप्थ नीचे जाएं तो जो प्रेशर होगा वो क्या, रो जी एच के बराबर होगा। तो रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या, डेप्थ, कितना नीचे हम जा रहे हैं। तो इसको यूजुअली डेप्थ को डी से कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसी फॉर्मूले को कभी कभी रो जी इंटू डी से भी लिखा जाता है, जहाँ पे डी क्या होता है, डेप्थ, ठीक, कितना नीचे हम गए हुए हैं। यहाँ यूनिट जो होगा प्रेशर का सेम वही पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि जैसे जैसे जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिक्रीज कर, डेप्थ पे डिपेंडेंट है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो सरफेस पे हम रहेंगे तो प्रेशर थोड़ा कम फील होगा, नीचे जाएंगे कम, थोड़ा कम रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो जितना हम सरफेस के नीचे जाएंगे तो उतना प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो समुंदर वगैरह होता है तो जो वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, मछलियाँ वगैरह होती है, तो ज़्यादातर मछलियाँ सरफेस पे ही रहती है, वो नीचे ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उनका बॉडी जो है वो ब्रस्ट कर सकता है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक। हम इंसान भी कभी कभी नीचे जाते हैं तो मतलब पूरा सेफ्टी के साथ जाते हैं सूट पहन के, कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हम प्रेशर मतलब हमारा बॉडी उतना प्रेशर झेल नहीं सकता है, तो कुछ सूट वगैरह पहन के जाते हैं कि मतलब प्रेशर मिनिमाइज कर पाए, वो सूट मतलब प्रेशर कुछ झेल पाए, ठीक। तो ये होता है मतलब प्रेशर इन द फ्लूइड। अगला टॉपिक देखते हैं, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि लेट से अगर कोई लिक्विड है, मतलब लेट से मैं बोल रहा हूँ कि एक बैलून में मैंने वाटर फिल किया, लेट से ये बैलून है और इस बैलून में पूरा का पूरा वाटर फिल किया गया है, ठीक। पूरा वाटर से भरा हुआ है। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर हम इस लिक्विड के या फिर इस फ्लूइड के किसी भी एक पार्ट पे अगर हमने थोड़ा सा भी प्रेशर इंक्रीज किया तो उतना प्रेशर इस पूरे लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा हर पॉइंट पे, ठीक।
मतलब क्या है कि जैसे कि लेट से हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे पी नॉट प्रेशर इंक्रीज कर दिया। लेट से मैं बोल रहा हूँ पी नॉट प्रेशर हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो होगा क्या, लिक्विड के हर पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट पे भी पी नॉट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी पी नॉट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हर पॉइंट पे जो पहले प्रेशर था उससे इंक्रीज होएगा। जैसे लेट से पी नॉट की वैल्यू अगर 5 पास्कल है और यहाँ पे, तो 5 पास्कल जो होगा वो हर पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पी नॉट लगाने से पहले अगर लेट से यहाँ पे अगर प्रेशर था 15 पास्कल, तो अब जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो 20 पास्कल हो जाएगा। 15 प्लस 20 मतलब 15 प्लस 5 20 पास्कल हो जाएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे लेट से पहले जो प्रेशर था वो 12 पास्कल था, तो अब 12 प्लस 5 17 पास्कल हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो उतना ही से इंक्रीज कर जाता है, जितना प्रेशर अगर हम किसी एक पॉइंट पे लगा के इंक्रीज करें। तो यही पास्कल लॉ बोलता है कि स्टैंडर्ड एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड which is at rest is transmitted equally and without any change in all direction to every other point in the liquid। ठीक, मतलब हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर लेट से इस डायरेक्शन में प्रेशर पहले 15 पास्कल था, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर 20 पास्कल हो जाएगा। इस डायरेक्शन में प्रेशर पहले अगर लेट से 20 पास्कल था, तो अब जो प्रेशर है वो 25 पास्कल हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा और हर पॉइंट पे इंक्रीज करेगा उतना से प्रेशर। ठीक, ये पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक, अब इसी पास्कल लॉ का जो ये नियम है, इसी का नियम का यूज करके हम हाइड्रोलिक प्रेस बनाते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, तो पहले फोटो बनाते हैं, उसका टॉपिक देते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। तो इसमें एक फ़ोटो बनाते हैं पहले हाइड्रोलिक प्रेस का। होता क्या है, जैसे कि लेट से कुछ ऐसा टाइप का है, इसमें ये थोड़ा ऐसे करते हैं। लेट से इस तरह का कोई शेप है। ठीक, इस शेप में लेट से यहाँ पे 2 पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, तो मूवेबल प्लेट्स होता है कि ये जैसा एक प्लेट होता है जो कि ऊपर और नीचे जो है बिना किसी रुकावट के मूव कर सकता है। ठीक, यहाँ भी वैसे ही लगा हुआ है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। ये सब एक लिक्विड है, ये सारा का सारा। ठीक, अब एक दिख रहा है कि एक पिस्टन जो है वो बड़ा साइज का, एक छोटा है, मतलब इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। लेट से ये जो छोटा वाला एरिया है उसका एरिया को हम बोल देते हैं A1 और ये जो बड़ा वाला एरिया है उसको एरिया बोल देते हैं A2। अब अगर क्या होगा, लेट से अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएं F1 फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से ये लिक्विड इधर दाबेगा इसको और इसको पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो उठाएगा तो ऊपर कुछ फोर्स के साथ कुछ फोर्स लगाएगा इस पर, तभी जाके ये पिस्टन उठेगा। तो लेट से ये जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम बोल देते हैं F2, कि लिक्विड जो है इस पर F2 फोर्स लगा रहा है। ठीक, और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हम जानते हैं कि मतलब बेसिकली यहाँ पे फोर्स हमने कुछ लगाया तो उसकी वजह से हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे वही हमने किया। तो वही इंक्रीज इन प्रेशर पूरा लिक्विड में ट्रांसमिट हुआ और वही इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ भी फील होगा। ठीक, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जितना प्रेशर आप यहाँ पे इंक्रीज करिएगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्रेशर कितना इंक्रीज किया, F1/A1, तो उतना ही प्रेशर जो होगा वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है F2, वो क्या होगा, रिलेटेड कैसे होगा, F2/A2, ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिखूँ कि F2/F1, ये थोड़ा छोटा करते हैं, F2/F1 को क्या लिख सकते हैं, A1/A2। ठीक, A2/A1 सॉरी, A2/A1। ठीक, तो ये A2/A1 हो जाएगा।
और A2/A1 क्या है, मतलब ये बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है, तो दिस रेशियो विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1। ठीक, तो मतलब कि दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, तो दिस मीन्स व्हाट, F2/F1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, एंड दैट मीन्स व्हाट, F2 इज ग्रेटर देन F1। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस कि F2 जो है वो बड़ा है F1 से, मतलब जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये एक तरह से एडवांटेज है हमारे लिए देखा जाए तो, कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं छोटा फोर्स और हमें मिल रहा है बड़ा फोर्स। ठीक, तो यही एडवांटेज का यूज किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस में। हाइड्रोलिक प्रेस का डिवाइस मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है और उसकी एक जो छोटा वाला पिस्टन होता है, उस छोटे वाले पिस्टन पे हम एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं, और इस मैकेनिज्म के अनुसार, पास्कल लॉ के नियम के अनुसार, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोर्स हमें मिलता है। इतना बड़ा फोर्स होता है कि यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाया जाए और इस पर कोई कार रख दिया जाए, उस कार को उठा सकता है ये। बहुत सारे गैराज में कार लगा होता है, वो कार जो होता है हाइड्रोलिक प्रेस पे रखा होता है, ऊपर नीचे जाता है, वहाँ पे यही सिस्टम का यूज किया जाता है। अगर हम मैनुअली उसको कार को उठाएं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सारा का सारा फोर्स हमें खुद से लगाना पड़ेगा, तो उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा फोर्स लगाइए, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स मिलेगा। ठीक, ये ऐसा है कि 10 रुपया डालिए 100 रुपया मिल रहा है, मतलब ये बेनिफिट है, और बिना किसी मतलब ईंधन यूज किए हुए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ फ्यूल चाहिए इसको, कि लिक्विड को में फ्यूल डालें कि लिक्विड उस फोर्स को बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड का बाई नेचर है ये, कि वो फोर्स बढ़ जाएगा अगर इस तरह का मैकेनिज्म कुछ सेट करे तो। ठीक, तो यही हाइड्रोलिक प्रेस होता है। अब इसी का यूज हम बहुत तरह से कर सकते हैं, किसी चीज़ को उठाने में, किसी चीज़ को दबाने में हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स मिलेगा। ठीक, और ये ज़्यादा फोर्स किसके बराबर होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, कि जैसे F2 जो है, फोर्स जो हमें मिल रहा है वो किसके बराबर होगा, A2/A1 इंटू F1 के बराबर। तो अगर न्यूमेरिकल में ये F2 कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, A2/A1 इंटू F1 के बराबर। या तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर अगर फार्मूला ये सब याद नहीं रह रहा है तो सिंपल दोनों जगह प्रेशर इक्वेट कर दो, सिंपल, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, और जो भी इक्वेशन ये ऐसा तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स तो कोई ना कोई दिया ही होगा, चौथा कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो हाइड्रोलिक प्रेस के लिए स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो यही होता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यही ध्यान में रखें, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, सिंपल से ये तो रटना पड़ेगा कि A2 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कभी बाई मिस्टेक A1 को ऊपर कर दोगे, A2 नीचे कर दोगे, तो क्यों दिमाग ख़राब करना है। ये हम ध्यान से रख सकते हैं डायरेक्ट, कि दोनों जगह प्रेशर इक्वेट कर देंगे, उसे एक इक्वेशन मिलेगा, उसमें से कोई भी 3 क्वांटिटी दिया रहेगा, चौथा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये होता है हाइड्रोलिक प्रेस का कॉन्सेप्ट। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अब हमारा जो पृथ्वी है अगर उसको देखा जाए तो ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ये अगर हमारा अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एयर का ब्लैंकेट, चादर फैला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, और एटमॉस्फेयर क्या है, एयर है बेसिकली, और एयर क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। तो हमने देखा था कि फ्लूइड के जब हम अंदर जाते हैं तो फ्लूइड एक तरह का प्रेशर लगाता है, फ्लूइड इनसाइड द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड। हमने देखा था कि जब भी हम फ्लूइड के नीचे जाते हैं, ये लिक्विड के लिए देखा था, पर ये सारी चीज़ें फ्लूइड के लिए वैलिड है। जितने भी चीज़ें इसमें हम पढ़ रहे हैं वो सब लिक्विड के लिए हम पढ़ेंगे ज़्यादातर केसेस में, पर वो फ्लूइड के लिए वैलिड है, तो मतलब लिक्विड और एयर दोनों के लिए वैलिड है। तो हम जब फ्लूइड में अंदर जाते हैं तो वो प्रेशर लगाता है। ठीक, और ये प्रेशर जो होता है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। मतलब इस अगर लेवल पे है तो यहाँ भी प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, और नीचे से भी प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, इधर से भी, साइड से भी प्रेशर लग रहा है इधर के तरफ, और इधर से भी प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से। तो इस पॉइंट पे जो है ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर जो होता है ये हर डायरेक्शन में लगता है, जो फ्लूइड के अंदर प्रेशर होता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
तो जैसे ये वाला सरफेस है तो इस सरफेस पे नीचे से प्रेशर लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रोजी एच पे डिपेंड करता है, एच पे। वो जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट सरफेस के कितना नीचे है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो रोजी एच है वही रोजी एच प्रेशर इधर भी लगेगा, वो भी वही मैग्नीट्यूड का इधर भी वही मैग्नीट्यूड और वही मैग्नीट्यूड का इधर भी। तो जैसे ये वाला पार्ट है तो इस पर जो प्रेशर होगा वो नीचे से ऊपर लग रहा होगा, ठीक। और अगर लेट से इसी पार्ट को अगर हम नीचे लेके चले जाते हैं मतलब ये कुछ ऐसे होता, तो इसको ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होता और नीचे वाले पे ऊपर की तरफ लग रहा होता। तो ये हर डायरेक्शन में लगता है, बस सरफेस के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में लगता है। इस वाले पार्ट पे प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, इस वाले पार्ट पे प्रेशर ऐसे लग रहा होगा। प्रेशर जो होता है हर डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे जो प्रेशर इधर लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रोजी इंटू ये जो भी डेप्थ हो, या फिर जो भी मतलब ये रोजी इंटू एच, ये एच की मैग्नीट्यूड जो भी हो, ठीक। अगर यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर लग रहा होगा तो वो भी रोजी इंटू ये जितना एच हो, रोजी एच, ठीक। तो वो हमने देखा था कि वहाँ पे अंदर जाते हैं तो क्या प्रेशर लगता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, तो लेट्स से एटमॉस्फेयर अगर इतना ऊपर तक फैला हुआ है तो अगर हम एटमॉस्फेयर में नीचे जैसे जैसे जाएं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर ये जो एयर है वो भी प्रेशर लगाएगा। तो जो हम कहाँ पे रह रहे हैं, इस सरफेस पे रह रहे हैं। तो हमारे ऊपर अगर देखा जाए तो इतना मोटा चादर जो है वो फ्लूइड का है, तो फिर वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रेशर लगा रहा होता है उसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस, लंबा चौड़ा है, लिख ही देते हैं, बोल के लिखते हैं, टाइप शायद हो जाए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय atmosphere of earth on the surface of earth is called atmospheric pressure. The pressure exerted by it, क्या लिख दिया, atmosphere on the surface of earth is called atmospheric pressure. ये ऐसा कुछ, ठीक, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा होता है, अब देखा जाए तो जो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका हाइट लगभग फिक्स ही है, मतलब ऐसा तो नहीं कि रोज चेंज होता है, तो ऑलमोस्ट फिक्स ही है। तो जो सरफेस पे प्रेशर लगता है, अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, उस प्रेशर का हम नाम देते हैं मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और उसको बोलते हैं 1 ATM, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मतलब ये जो प्रेशर होता है वो सरफेस पे लग रहा होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, पास्कल में। तो ये जो 1 ATM होता है वो कितना पास्कल के बराबर होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसको 1.0132 मतलब 2-3 डिजिट तक भी लिखें तो पूरा मैं लिख ही देता हूँ, इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा, ठीक। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक। मतलब जो सरफेस पे प्रेशर लगता है वो 1 ATM के बराबर होता है, ठीक। और वो 1 ATM कितना, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि अलग अलग यूनिट में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। कभी कभी जैसे कि हम बार में भी मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जो 1 ATM है 1.01325 बार के बराबर भी होता है, मतलब 10⁵ पास्कल जो होता है वो 1 बार के बराबर होता है। ये सब कुछ यूनिट्स कन्वर्जन है जो कि हमें ध्यान में रखना है, ठीक। ध्यान में रख सकते हैं कि 1 बार जो होता है वो क्या 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बार भी एक तरह का प्रेशर मेजर करने का यूनिट में होता है, और ये ज़्यादातर ये जो बार हैं या फिर ATM है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करने में यूज किया जाता है, ठीक। या फिर इसको 1 ATM जो होता है मतलब सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होता है 1 ATM,
उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी के बराबर भी होता है, इसको ऐसे ही मेजर करते हैं। अब ये क्या है कि मतलब Hg क्या होता है, मरकरी। ये क्या है, मरकरी। मतलब अगर हम मरकरी का 76 सेंटीमीटर का एक कॉलम लें, ठीक, और उसकी वजह से जो नीचे यहाँ पे प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारे सरफेस पे लगा रहा होता है, ठीक, ये मतलब हुआ। तो ऐसे भी होता है मतलब, ठीक। तो ये सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनमें कि मतलब मेजर किया जाता है, ठीक, ये सब ध्यान में रखेंगे। और इसको मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो डेंसिटी ऑफ द मरकरी रो इंटू जी की वैल्यू क्या है 10, एच की वैल्यू क्या है 76, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 76/100 कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 76/100 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी जो भी हो इंटू एच, सॉरी एच तो हो गया, रो इंटू जी। तो ये जो भी आएगा ये 1 ATM के बराबर होगा, और इसको पास्कल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो इसी के बराबर आता है, ठीक। तो ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक। अगले टॉपिक की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, बायोंसी या अपथ्रस्ट किसको बोलते हैं, ठीक। तो लेट से इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, ये कोई बर्तन है बीकर, और इसमें क्या है, वाटर फिल किया गया है। लेट से कुछ इस लेवल तक ये पूरा का पूरा जो है ये वाटर है, ठीक। अब इसमें लेट से मैंने कोई अगर लेट से ये आप भी फील किया होगा कि लेट से अगर कुछ हम ऑब्जेक्ट इसमें अंदर डालें तो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, मतलब उसको होल्ड करना इजी हो जाता है। लेट से इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं, मतलब यही वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर कॉपी पेस्ट मारते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर मैं हवा में उठाऊं तो इसको उठाने में लेट से हमें W फोर्स लगाना पड़ रहा है। W जो है इसका वेट है, तो हमें W फोर्स लगा के इसको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन इसी को जब हम किसी लिक्विड में डाल देते हैं तब इसको होल्ड करना काफ़ी इजी हो जाता है। लेट से उसको W' बोल देते हैं। तो जो W' होगा वो कम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ W। ये आपने फील किया होगा, ईंटा को आप हवा में उठाओ और ईंटा को पानी में डाल के उस अंदर ही उठाने की कोशिश करो, तो अंदर पानी के अंदर उसको उठाना काफ़ी ईजी होता है इन द कंपैरिजन हवा में उठाना, ठीक। ये ऐसा क्यों होता है, तो ये हो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो उस पर पानी जो है एक तरह का फोर्स लगाता है। तो पानी जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसी फोर्स को बायोंसी बोलते हैं या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो अपथ्रस्ट या फिर बायोंसी दोनों सेम ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। तो बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो कि लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है जब वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में सबमर्ज्ड हो, मतलब लिक्विड में डूबा हो। तो ये कौन सा फोर्स है, इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड मतलब बेटर टर्म होगा, लिक्विड और गैस दोनों के द्वारा ये चीज़ें होती हैं। गैस में उतना ज़्यादा मतलब फील नहीं आता है, इसलिए हम लिक्विड में पढ़ते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं कि द फोर्स, टाइप करा देते हैं बोल के, द फोर्स exerted by liquid on the object is called buoyancy और upthrust। बायोसी लिख दिया, BUOYANCY, बायोंसी। और अपथ्रस्ट, ये चीज़ डिलीट करते हैं, ये नहीं होगा, ठीक। तो ये मतलब बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये होता ही क्यों है,
अगर हम किसी चीज़ को लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड उस पर फोर्स लगाता ही क्यों है और कैसे लगाता है, अगर वो सोचें तो एक्चुअल में होता ये है कि हम जानते हैं कि लिक्विड के जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं लिक्विड क्या करता है, प्रेशर लगाता है, और वो प्रेशर जो होता है वो डेप्थ पे डिपेंडेंट करता है, कितना आप नीचे जा रहे हो। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट पे जो लिक्विड होगा वो मतलब पूरा प्रेशर लगा रहा होगा, हर इसके सारे ही पार्ट पे ऐसे ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक, अब ये वाला इस साइड का जो प्रेशर होगा वो इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, प्रेशर को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो इधर से कुछ लिक्विड जो है फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, वैसे ही इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा, उस प्रेशर को भी अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक, और ये जो दोनों फोर्स है वो एक्चुअल में बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों बराबर है क्योंकि सेम डेप्थ पे है। ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर है क्योंकि सेम डेप्थ पे है। तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर बराबर हैं, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स आएंगे वो भी बराबर होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये वाले साइड वाले। लेकिन ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इधर से और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है इधर से, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ये वाला जो प्रेशर है ये रोजी एच, ये वाला एच के बराबर होगा, और ये वाला जो प्रेशर नीचे के से लग रहा है वो प्रेशर इतना होगा रोजी एच, ये बड़ा वाला एच है। तो लेट से अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एच जो है वो एच डैश है और ये वाला जो है वो एच डबल डैश है नीचे वाला। ठीक, और इस ऊपर वाले का और नीचे वाले का एरिया सेम ही होगा, तो लेट से उस एरिया को अगर हम ए बोल दें, ठीक, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कम है। अभी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, डेरिवेशन बाद में देखते हैं, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, तो उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स आएगा वो भी कम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ दिस। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है और उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो फोर्स आएगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो नेट इफेक्टिवली जो फोर्स होगा वो ऊपर के तरफ होगा। ठीक, जैसे कि लेट से मैं बोलूँ कि ऊपर से अगर F1 फोर्स लग रहा है, नीचे से F2 लग रहा है, तो F2 माइनस F1 जो होगा वो ऊपर के तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा। तो जो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक तरह से ऊपर के तरफ फोर्स फील होगा उसको कि ऊपर के तरफ कुछ धक्का दे रहा है, और वही वो फोर्स होता है, उसी फोर्स को बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो यही वाला जो मटेरियल है उसी को बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक, लेट से इस फोर्स को यूजुअली हम एफ क्या नाम दे दे इसका, अपथ्रस्ट है तो एफ यू बोल देते हैं। ठीक, एफ यू जो है वो नेट अपथ्रस्ट किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो अंदर की तरफ हम देख रहे हैं कि जब भी लिक्विड को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड के अंदर रखते हैं तो उसका जो वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वो जो वेट होता है उस वेट को हम बोलते हैं अपैरेंट वेट। तो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, क्या, अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट क्या होता है, ये एक्चुअल में एक्चुअल वेट नहीं होता, ये फोर्स अब नाम से ही क्लियर है, अपैरेंट वेट। हमें ऐसा अपीयर होता है कि इसका वेट ही है, एक्चुअल वेट नहीं है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उस समय जो हमें उसका वेट फील हो रहा होता है उस वेट को हम अपैरेंट वेट बोलते हैं। ठीक, अब ये अपैरेंट वेट कैसे रिलेटेड होगा, लेट से ये अपैरेंट वेट है और ये एक्चुअल वेट है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे। ये जो बायोंसी है वो ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोटो बनाऊँ तो लेट से ये ऑब्जेक्ट रहा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट पे इसका जो वेट होगा वो डब्लू डैश मतलब नीचे की तरफ लग रहा होगा। इस पे जो बायोंसी है एफ यू ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको हम उठा रहे हैं लेट से डब्लू डैश फोर्स से। ये लिक्विड के अंदर वाली मसाला है, मतलब ये लिक्विड के अंदर ही है। ठीक, ये कुछ सिनारियो है। ठीक, तो जो ये एक्चुअल वेट है, ऊपर से बायोंसी इसने इतना लगा दिया, तो जो बचेगा फोर्स वही हमें लगाना होगा और वही अपैरेंट वेट के बराबर होगा।
तो जो डब्लू डैश है वो क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस बायोंसी फोर्स के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, जहाँ पे डब्लू डैश क्या है, अपैरेंट वेट। ये डब्लू क्या है, एक्चुअल वेट। ये एफ बी क्या है, बायोंसी फोर्स। स्पेलिंग क्या है, BUOYANCY, बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट। ठीक, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे अपैरेंट वेट का। जब हम लिक्विड में डालते हैं तो उसका अपैरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस बायोंसी फोर्स के बराबर होता है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आर्किमिडिक प्रिंसिपल। आर्किमिडिक प्रिंसिपल क्या होता है कि ये एक्चुअल में जो हमने पीछे अपथ्रस्ट या फिर बायोंसी पढ़ा कि बायोंसी जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होगा, उसी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आर्किमिडिक प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो आर्किमिडिक प्रिंसिपल हमें क्या देता है, बायोंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है या फिर अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड देता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके लिए आर्किमिडिक ने एक नियम बनाया, प्रिंसिपल बनाया, उसी को हम आर्किमिडिक प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये आर्किमिडिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको भी टाइप करते हैं कि द फोर्स exerted by the liquid is equal to weight of displaced liquid। by the object। ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड जो फोर्स लगाएगा, मतलब लिक्विड जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट। तो एक्चुअल में द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ये क्या है, बायोंसी ही है एक तरह का। वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो ये एफ यू था वो एफ यू क्या, बायोंसी फोर्स है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसमें ये जो सॉरी एफ बी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये एफ यू ही था। ठीक, एफ यू मतलब अपथ्रस्ट या फिर बायोंसी एफ बी, ये दोनों ही एक्चुअल में कहीं कहीं यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पे एफ यू यूज कर रहे हैं बायोंसी या फिर अपथ्रस्ट के लिए, कहीं कहीं एफ बी भी दे सकता है। तो ये जो एफ यू है एफ बी था उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही यहाँ पे देता है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए लेट से एक डेरिवेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये रहा अपना बीकर, ये रहा अपना लिक्विड, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया। ठीक, ऐसे 3D ऑब्जेक्ट है कुछ मान लेते हैं। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो मैं बोल देता हूँ वी नॉट। ठीक, और क्या, और क्या, इसका जो डेंसिटी है उसको रो नॉट या फिर रो ओ, कुछ भी बोल दो। जो ये लिक्विड है उस लिक्विड का डेंसिटी हम बोल देते हैं रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो मतलब डेंसिटी और एल मीन्स लिक्विड। ठीक, तो अब लेट से मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड के अंदर डाला, तो इस पे जो बायोंसी फोर्स लग रहा है एफ यू, वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि ये एफ यू जो होगा वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडिक प्रिंसिपल, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके बराबर। अब ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होता है वो टर्म समझते हैं कि मतलब जब हमने इसको अंदर डाला तो इसने इसका जितना भी वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा इस वाले केस में, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
ठीक। अगर ये आधा डूबा होता, मतलब ऐसे डूबा होता, तो सिर्फ इतना पार्ट का जो वॉल्यूम होता उतना वाटर को डिस्प्लेस करता। तो उस समय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होता, सिर्फ ये वाला वॉल्यूम। ठीक। तो अभी इस वाले केस में हम मान रखें कि पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट को हम नीचे डाल दिए हैं पानी में। तो इस केस में जो उसका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा लिक्विड का, वो क्या होगा, V0 के बराबर होगा। ठीक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब वेट, अब लेट से ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हमें कैलकुलेट करना है। वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी के बराबर। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा, मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। ये हमने पढ़ रखा था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, क्योंकि मास जो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक। अब इस वाले केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है, V0 के बराबर है। जितना भी मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। तो जो रो एल और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है, V0 इंटू जी। तो ये हुआ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और यही किसके बराबर होगा, ऑफ थ्रस्ट या फिर बायोंसी के बराबर होगा। तो बायोंसी फोर्स इस वाले केस में हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, जब वो पूरा का पूरा डूबा हुआ हो। जब वो आधा डूबा हुआ रहेगा, लेट से कहीं कहीं होता क्या है कि आधा डूबा हुआ होता है, तो जितना भी पार्ट डूबा हुआ रहेगा यहाँ पे वॉल्यूम हम कौन सा लेंगे, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। ठीक। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ होगा उस टाइम पे, आधा डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि जो FU होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी के बराबर। तो स्टैंडर्ड आपको अगर आप थ्रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। जहाँ पे ये क्या वॉल्यूम, क्या ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और वॉल्यूम कौन सा, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक। तो हो जाएगा अप थ्रस्ट के बराबर। ठीक। तो अप थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक। तो लेट से, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं फ्लोटेशन का, कि फ्लोटेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका प्रैक्टिस के लिए। ठीक। तो फ्लोटेशन क्या होता है कि जैसे कि लेट से अगर हम, ये बीकर है और ये एक लिक्विड है इसमें, और इस लिक्विड में हमने कोई ऑब्जेक्ट डाला, मतलब लेट से इसको कॉपी पेस्ट मार के 3 फोटो बनाते हैं इसका, ये रहा। ठीक। अब इसमें लेट से हमने ऑब्जेक्ट डाला, और वो ऑब्जेक्ट पहले वाले केस में ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा डूब जाए, पूरा का पूरा डूब गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जस्ट डूबा, मतलब उसका सरफेस एकदम कांटेक्ट में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो तैरने लगे। ठीक। और यहाँ पे पूरा डूब गया मतलब जाके नीचे बैठ ही गया अल्टीमेटली। ये अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। लेट से इस केस में जो डेंसिटी, हर केस में मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम रो एल बोल रहे हैं, इसमें भी रो एल और इसमें भी रो एल, और जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको रो ओ बोल रहे हैं। ठीक। तो ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, वो हमें बेसिकली देखना है। तो ये कब होता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो नीचे डूब जाता है। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये एक्चुअल में सिंक का कंडीशन है, डूब गया। ये कब होता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ठीक। ये कौन सा कंडीशन है, फ्लोटिंग का कंडीशन। ये जो तैर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो तैर रहा है, फ्लोटिंग का कंडीशन। ये कब होता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है। ठीक। ये क्या है, जस्ट डूबा हुआ है, जस्ट डूबा, इसका सरफेस जो है अभी भी सरफेस के
एकदम कांटेक्ट में ही है। तो इसको दोनों बोल सकते हैं, जस्ट फ्लोटिंग और जस्ट सबमर्ज्ड। सबमर्ज ही ज़्यादा वर्ड यूज करते हैं, जस्ट सबमर्ज्ड। ये कब होता है? जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों बराबर होता है, तब ये वाला सिचुएशन होता है। ठीक, कि दोनों का जो डेंसिटी मतलब बराबर हो तो वो जस्ट तैरता है, मतलब एकदम डूब के इसका जो सरफेस होता है ऊपर वाला वो जस्ट ऊपर की तरफ रहता है। ठीक, तो फ्लोटिंग का कंडीशन ये रहता है कि जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होता है लिक्विड से तब वो तैरेगा, अगर ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, अगर बराबर रहा लिक्विड के बराबर रहा तो इस तरह से वो तैरेगा, मतलब जस्ट फ्लोट करेगा, जस्ट सबमर्ज इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ कंडीशन होता है फ्लोटिंग का, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करते हैं। अब इसमें जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब इज इमर्स्ड कम्प्लीटली इन वाटर। उसको कम्प्लीटली वाटर में डाल दिया गया। ठीक है, कैलकुलेट अपथ्रस्ट एंड अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, मतलब उस पर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है और उसका अपेरेंट वेट कितना होगा वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अपथ्रस्ट लेट से कैलकुलेट करते हैं, अपथ्रस्ट कितना होगा, एफ यू, वो कितना होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या भी देखा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, ये हमने फॉर्मूला देखा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब देखते हैं कि इन सभी का वैल्यू क्या होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या, यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर देखा है, कंप्लीटली इन वाटर। तो वाटर का डेंसिटी हमें क्या बताया था कि हमें याद ही रखना है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली मतलब वो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, तो ये डाल देंगे यहाँ पे 1000, और ये दे रखा है कि इसका वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा। अब यहाँ पे देख रखा है कि ऑब्जेक्ट बॉडी को कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया, मतलब कंप्लीटली पानी में डुबो दिया गया, तो वो कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, उसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक, तो उतना वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ या 10⁻+3 बेसिकली, तो ये 1 बन जाएगा, बचा 10, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। बायन्सी क्या एक तरह का फोर्स है, तो उसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। तो जो बायन्सी फोर्स लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन। तो जो हमसे पूछा जा रहा है अप थ्रस्ट वो कितना होगा, 10 न्यूटन का। अपेरेंट वेट पूछ रहा है कि अपेरेंट वेट क्या होगा, तो अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट W डैश जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वेट माइनस बायन्सी फोर्स। एक्चुअल वेट कितना होगा पहले अब वो कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए मास दे रखा है, एक्चुअल मास कितना दे रखा है 2 kg, तो एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, W = एक्चुअल मास इंटू जी, तो 2 × 10 20 न्यूटन। ये क्या हुआ, एक्चुअल वेट हो गया, तो वो डाल देते हैं 20 न्यूटन माइनस अपथ्रस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 10, तो 20 - 10 10 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा अपेरेंट वेट, जो अपेरेंट वेट होगा वो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन का। ठीक, तो ये बस ऐसे चीज़ें सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हो, अगर पीछे इसमें कुछ भी डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो, या फिर मतलब चीज़ें थोड़ा टाइम लेके हजम कर लो, डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरा कि क्या है ये चीज़ें, क्या है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, अच्छा एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पे कि ए बॉडी ऑफ वेट 10 kg इन एयर एंड 4 kg इन वाटर, कैलकुलेट द अपेरेंट वेट अप थ्रस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मतलब बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले दिया क्या है वो देखते हैं कि बॉडी वेट 10 kg इन एयर, मतलब उसका एक्चुअल जो वेट है वो कितना 10 kg है, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि वेट जो है वो kg में दे रखा है, ऐसा कभी कभी देता है, तो हम वेट को kg में ना न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो जो उसका एक्चुअल वेट है, तो एक्चुअल वेट W जो है वो क्या
m इंटू जी के बराबर है, तो एक्चुअल में मास वो दे रखा है, मास और जी की वैल्यू कितना 10, तो जो उसका एक्चुअल वेट है वो कितना 100 न्यूटन है, मतलब ये केजी में दे रखा है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो गया एक्चुअल वेट। एंड 4 kg इन वाटर, यानी कि अपेरेंट वेट ये दे रखा है कितना 4 kg, तो डब्ल्यू डैश जो अपेरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू जी, वेट तो हमेशा एम जी के बराबर होता है, यहाँ पे मतलब अपेरेंट मास दे रखा है, तो अपेरेंट वेट क्या 4 इंटू 10, अब अपेरेंट मास करके कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ अपेरेंट वेट ही लिख देते हैं कि मतलब ये अपेरेंट वेट है, ये वेट ही है 4 kg, ठीक है, तो मतलब अपेरेंट वेट क्या 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अपेरेंट वेट, पहले तो यही पूछ रहा है, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा 40, ये पहला तो आंसर यही हो गया, एक तो आंसर यही होगा कि अपेरेंट वेट कितना होगा 40। अब थ्रस्ट पूछ रहा है कि अब थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू डैश इजकल टू क्या डब्ल्यू माइनस एफ यू, अपेरेंट वेट इजकल टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, तो एफ यू यहाँ से क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू कितना 100 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, तो ये क्या हो गया अप थ्रस्ट, तो ये सेकंड वाला आंसर हो गया, ठीक। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना होगा, मतलब ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करें, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा था, एफ यू जो हमने देखा था क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, ये फॉर्मूला देखा था, ठीक। हमें कैलकुलेट क्या करना है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो और यहाँ पे दे रखा है कि 4 kg इन वाटर, यानी कि वाटर में बॉडी को कंप्लीटली डुबो दिया गया है, तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही अंदर जाके वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो एक्चुअल में क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा इनटू जी, ठीक, इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। और इसमें देखा जाए तो सब कुछ अब हमें पता है, हमें अप थ्रस्ट पता है कितना, हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 60, तो डाल देंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे दे रखा है क्या वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू वी नॉट इंटू जी की वैल्यू कितना 10, तो यहाँ से बस वी नॉट मिल जाएगा हमें 60/1000 इंटू 10, ये ख़त्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कितना आ जाएगा ये, ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया, तीसरा वाला पार्ट जो पूछ रहा था वो हो गया, ठीक। तो इस तरीके से मतलब न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं, तो सारे ही पार्ट हो गए, तो कुछ जो फॉर्मूले हमने पहले देखा यही टेक्निक यूज होता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, ठीक, तो इसको ध्यान से देखें, ठीक। अगले टॉपिक की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो अगला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोमीटर, ये क्या होता है, इसका कुछ शेप ऐसा होता है, इसको मैंने ऐसे बना रखा है, ये हाइड्रोमीटर पहले तो जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज किस लिए किया जाता है, ये रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा अभी हमने डेंसिटी देख रखा है, डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट में कभी कभी RD से भी डिनोट किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम ले रहे होते हैं वो एक्चुअल में यही वाला डेंसिटी ले रहे होते हैं, ठीक, तो इसका वैल्यू में फिक्स होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर कहीं कैलकुलेट करने को पूछे तो जो भी डेंसिटी ऑब्जेक्ट का उसको डेंसिटी ऑफ वाटर एट 5, कैमरा बंद हो गया, 1 मिनट कैमरा ऑन करते हैं,
अच्छा ऑन हुआ, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है मिल जाएगा। ये जो हाइड्रोमीटर होता है वो इसीलिए यूज किया जाता है, मतलब ये इट इज़ यूज टू मेजर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। मतलब बेसिकली अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी पता है तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक। या फिर डेंसिटी पता है तो हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोमीटर का यही यूज है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सबस्टांस, ऑब्जेक्ट सबस्टांस लिख देते हैं, ठीक। सबस्टांस का स्पेलिंग गलत है क्या, सबस्टांसेस, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली मतलब इस पे होता ये है कि इस पे बहुत सारे स्केल होते हैं, वो हमें डायरेक्टली रिलेटिव डेंसिटी दे रहे होते हैं। पर हम जानते हैं कि अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी पता है तो फिर वहाँ से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोमीटर है वो रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी मेजर करने में यूज किया जाता है, ठीक। अब ये यूज कैसे होता है वो देखते हैं। अब होता है क्या, ये हाइड्रोमीटर का कुछ फोटो ऐसा कुछ होता है, ये एक ग्लास ट्यूब होता है, यहाँ पे कुछ लीड का मतलब ये नीचे कुछ बल्ब टाइप का होता है, इसमें कुछ लीड भरा हुआ होता है, ठीक। अब हम करते क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको किसी लिक्विड में डाल देते हैं, जिस भी लिक्विड का हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि लेट से ये कोई जार है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोमीटर है उसको उठा के लाएंगे और इसको हम इस लिक्विड में ऐसे डाल देंगे, ठीक। तो होगा क्या कि हाइड्रोमीटर फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। और यहाँ पे जो भी तैर रहा है, जैसे लेट से हाइड्रोमीटर ऐसे तैर रहा है, ये पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक स्केल होता है इस पे हाइड्रोमीटर पे। अब इस स्केल पे यहाँ पे जो भी रीडिंग हमें दे रहा होता है ये एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी देता है। तो जो भी रिलेटिव डेंसिटी होगा उसका लिक्विड का, वो यहाँ पे हमें शो करेगा, ठीक। तो उससे हमें उस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी पता चल जाता है और फिर वहाँ से हम डेंसिटी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ये काम करता है। और ये किस प्रिंसिपल क्या होता है, हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फ्लोटिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर हमसे ये कोई पूछे कि हाइड्रोमीटर जो काम करता है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक। इट की जगह हाइड्रोमीटर भी लिख सकते हैं, हाइड्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक। तो ये मतलब इसका प्रिंसिपल हो गया कि किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, तो ये कुछ हाइड्रोमीटर का स्ट्रक्चर था। और इसमें ये जो लीड भरा हुआ था नीचे, वो इसलिए भरा होता है कि वो वर्टिकली मतलब खड़ा रहे, इसमें जाके ऐसे टिल्ट ना हो जाए, डूब ना जाए, ठीक। तो ऐसे जाके उसमें डाले तो वो वर्टिकली खड़ा रहे, इसलिए इसको यहाँ पे लीड डाल देते हैं। लीड डाल देते हैं थोड़ा सा, लीड पीबी जिसका केमिकल सिंबल होता है कि मतलब वो उसको खड़ा रखे वर्टिकली, ठीक, इसलिए। ठीक, अगला और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होता है कि जैसे कि लेट से कोई पाइप है ये, ठीक, इस पाइप के थ्रू लेट से वाटर फ्लो कर रहा है। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे, लेट से दो सरफेस लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ये वाला और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब लेट से जो ट्यूब है कुछ इस तरीका है, क्या है, ऐसा, ठीक। यहाँ पे भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेट से A1 बोल देते हैं, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A2 बोल देते हैं, ठीक। अब
होगा ये कि जैसे कि अगर हम ये मान के चलें कि इसमें जो ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल है, जो कि यूजुअली होता है, जितने भी लिक्विड होता है उसको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, उसको फर्दर आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको और ज़्यादा दबा नहीं सकते हो, ठीक। तो हम मान के चल रहे हैं कि दिस लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक। तो इनकम्प्रेसिबल है तो जितना लिक्विड हम इधर से डाल रहे हैं उतना ही लिक्विड इधर से निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी लिक्विड कंप्रेस तो हो नहीं रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे जाके इकट्ठा होने लगा, चाहे यहाँ पे जाके दबने लगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो लिक्विड गोइंग इनसाइड दिस पर सेकेंड, लेट से 1 सेकेंड में जितना भी लिक्विड अंदर जा रहा है 1 सेकेंड में उतना ही लिक्विड इधर से निकलना चाहिए, ठीक। ये समझ में आ रहा है। तो कितना लिक्विड 1 सेकेंड में जाएगा, तो जितना लेट से यहाँ पे जो लिक्विड जा रहा है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, लेट से बोल देते हैं v1। तो यहाँ पे लिक्विड जो इस वेलोसिटी से जा रहा है या स्पीड से जा रहा है v1, यहाँ पे लिक्विड जो है जिस स्पीड से जा रहा है उसको बोल देते हैं v2, ठीक। तो 1 सेकेंड में ये जो लिक्विड है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1 डिस्टेंस ही कवर करेगा, क्योंकि v1 क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड में लिक्विड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1, ठीक। और एरिया इसका क्या है, a1, और जो डेंसिटी है वो सेम ही है। तो जितना मास 1 सेकेंड में जा रहा है उतना ही मास इधर 1 सेकेंड में निकलेगा। तो इधर 1 सेकेंड में कितना मास जा रहा है अगर वो हम कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम ही रहेगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना डेंसिटी लिक्विड का यहाँ पे होगा वो इतना ही डेंसिटी यहाँ पे होगा, ठीक। इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या, एरिया इनटू लेंथ। अब 1 सेकेंड में कितना लेंथ होगा, v1 के बराबर। 1 सेकेंड में जो लिक्विड है वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू v1 के बराबर। उतना ही मास यहाँ पे निकलेगा पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू v2 के बराबर सेम, ठीक। तो ये जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी कैंसिल, तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो यानी कि क्या, ये v1 जो है क्या स्पीड है, वो ध्यान देंगे। ये जो v1 है वो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो अच्छा, तो मैं इस v1 को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। लेट से इसको u लिख देते हैं, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। u1 u2, u1 u2, ठीक। समझने में दिक्कतें शायद हो सकता है आपको, तो थोड़ा देर पॉज करिए और थोड़ी देर सोचे कि मैं क्या बोल रहा था, कि 1 सेकेंड में लिक्विड इतना जा रहा है, इतना निकल रहा है। थोड़ी देर सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। 1 सेकेंड में जो लिक्विड है, मतलब स्पीड क्या होता है, इसको u1 u2 बोल देते हैं। स्पीड क्या होता है, लेंथ बाई टाइम। तो अगर 1 सेकेंड इसको रखें तो स्पीड किसके बराबर होगा, जितना लेंथ वो कवर करेगा उसी के बराबर होगा। तो वही लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ पे, कि वॉल्यूम क्या, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ 1 सेकेंड में किसके बराबर होगा, u1 के बराबर होगा, ठीक। तो वहाँ से अपने को क्या रिश्ता मिला कि a1 u1 इजिकल टू a2 u2, मतलब इसका एरिया इंटू u1 इज इक्वल टू इसका एरिया इंटू u2। तो अगर यहाँ पे दिख रहा है कि ये एरिया कम है तो यहाँ पे u2 ज़्यादा होगा, तभी जाके इसका प्रोडक्ट जो है इसके बराबर आएगा। तो अगर हम पाइप का अगर एरिया कम कर दें तो स्पीड ज़्यादा हो जाता है। इसी टेक्निक का हम यूज करते हैं अगर घर पटा रहे होते हैं, तो जो पाइप का मुंह होता है अगर उसको हम दाब दें तो जो वाटर होता है काफ़ी तेज़ी से निकलने लगता है। ये इसी के कारण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कारण ही, क्योंकि एरिया कम हो गया तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो दबेगा नहीं, तो वो ज़्यादा लिक्विड निकलने लगेगा पर सेकेंड में, ठीक। तो कहीं भी अगर मुंह छोटा कर दिया जाता है बोमा का या जहाँ से भी पानी आता है तो पानी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो इसी के कारण, ठीक। एरिया, अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसका मतलब प्रिंसिपल को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, यहाँ पे लिख सकते हैं कि द मास ऑफ लिक्विड गोइंग इनसाइड द पाइप
इज इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द पाइप पर सेकेंड। ठीक, तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू मतलब यही होता है कंटिन्यूटी का कि जितना मास जा रहा है पर सेकेंड उतना ही मास निकलना चाहिए। ये बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा अंदर डाल देते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी आपको क्लास 9th में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा नहीं, और जो प्रॉब्लम होगा काफ़ी इजी होगा, डायरेक्ट मतलब दिख रहा है। ये 4 क्वांटिटी है, कोई भी 3 इसमें से दे देगा, चौथा पूछ लेगा, तो डायरेक्ट डाल के फॉर्मूला में कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो बस यहीं पे ये चैप्टर समाप्त करते हैं। ठीक, आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आगे फ्यूचर में कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगी। ठीक, तो आपका जो भी फीडबैक्स है वो देते रहें। और आगे डाउट सेशन के लिए जो प्लान कर रहे हैं, तो कितने लोग डाउट सेशन चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे डाउट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे चीज़ें प्लान करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक आ रहा है, तो इसके लिए अपडेटेड रहें। अपने दोस्तों को बताएं कि जेई और नीट फाउंडेशन का एक बुक आ रहा है, काफ़ी मज़ेदार बुक होने वाला है। जैसे हमने बताया कि हर क्वेश्चन, जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, जितने चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन बैंक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स में दिया गया है। तो उन सभी का QR कोड के साथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उन सभी का QR कोड दिया हुआ है, हर क्वेश्चंस का QR कोड दिया हुआ है, उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो। थियरी काफ़ी प्रिसाइज दिया गया है, जितना आपको चाहिए, जो सिर्फ क्रीम चीज़ें होती है, सिर्फ वही, फालतू का नहीं कि सब कुछ डाल दिए। तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें दी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए होने वाला है। ठीक, आगे मतलब आप जब क्लास 10th में जाओगे तब तक अवेलेबल होगा, या फिर उसके पहले भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो अपने दोस्तों को बता सकते हो। ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले चैप्टर में।